आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है सबको? तो आज हमारा 12 का सेशन है और 12 के सेशन में कूलम्ब्स लॉ का जो पार्ट है उसको हम लोग आगे कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट को आगे कर रहे हैं। तो याद करो पिछली क्लास में हमने गॉसेट लॉ के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन किया था। तो याद है आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया था? याद है कि एक कॉर्नर, एक हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रखी गई, ठीक है। और ये हमने फाइंड कर लिया था कि इस चार्ज का 1/8 पार्ट इसके अंदर में होगा। तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो होगा Q/8 कितना। लेकिन मैंने आप लोगों से क्या पूछा था? मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये जो पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट, इतने पार्ट से कितना फ्लक्स पास हुआ है, यू हैव टू फाइंड। ये हमें कैलकुलेट करना था। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहाँ पे तो कोशिश किया आप लोगों ने, कितने लोगों ने कोशिश किया है? बता दो बच्चों, कितने लोगों ने कोशिश किया है? कितना होगा आंसर? आप लोगों ने किया होगा, जल्दी से करो, बताओ जल्दी से मुझे। आ गया आंसर सबका? नहीं आया भाई? अरे क्या कर रहे हैं सब? बताओ बताओ जल्दी से। ऐसा क्या है इसमें? इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। देखो ध्यान से। अब जैसे देखो, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? याद करो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था। फ्लक्स का सिंपल सा सेंस ये होता है कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया। जब तक क्रॉस ना करे उस सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं। तो सोचो तो जरा कि जब आप उस कॉर्नर पे रखे हुए हो तो उस कॉर्नर से 1/8 पार्ट तो पूरे क्यूब से आया, बट वो जो कॉर्नर है वो 3 फेसेस से मिलकर बना। देखो 3 फेसेस का कॉमन पार्ट है वो। एक ये फेस, अगर ऊपर वाले की बात करें, एक इधर वाला फेस, ठीक, एक ऊपर वाला फेस। तो मान लो कि वहां पे एक छोटी सी लाइट ऐसे लगी होती, ठीक, उसका एक फेस ये है, एक फेस इधर है और एक फेस ऊपर वाला है। तो ये जो लाइट जो यहाँ से मान लो कि ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइट ऐसे निकल, मान लो चार्ज की, तो जो इलेक्ट्रिक लाइट निकल रही होंगी वो ऐसे चल के ऐसे जा रही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे चार्ज का जो ये फ्रैक्शन था, उससे निकलने वाली कोई भी लाइन इस वाले सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, इस वाले सामने वाले सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, ऊपर वाले सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही। वो क्रॉस किसको कर रही है? नीचे वाले को, इधर वाले सामने वाले को, ठीक, और इधर वाले फेस को। समझ में आ गई बात? मतलब ये जो बेसिकली जो फ्लक्स है वो 3 फेसेस के कॉम्बिनेशन के कारण है। उनका यहाँ पे सब कुछ लेना देना है। वो फेस कौन सा है? ये कॉर्नर देखो 3 फेसेस का है। वो तीन फेसेस कौन कौन से हैं बेटा? मैं यहाँ पे इसको सिल्वर करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, एक फेस ये, एक फेस जो आप ये देख रहे हो पीछे वाला जो पार्ट है वो, और एक जो आप ये ऊपर वाला देख रहे हो। समझ में आ गया? ये इन 3 फेसेस से, मतलब इस फेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, ऊपर वाले फेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा, और ये जो पीछे वाला जो पार्ट है ना उससे कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। ये तीनों फ्लक्स इसके कारण जीरो। तो फ्लक्स होगा किसकी वजह से? तो सिर्फ इसके कारण, फाई, क्योंकि इस सरफेस से भी इक्वी डिस्टेंस पे, ये जो सामने वाला जो फेस देख रहे हो ये वाला, इससे फ्लक्स कितना होगा? फाई, और इधर वाला जो देख रहे हो सरफेस उससे होगा फाई। मतलब ये जो फ्लक्स है बेसिकली 3 से मिलकर बना हुआ है, फाइव फाइव प्लस फाइव, विच इज इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव इज इक्वल टू Q/24 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई है? क्लियर है ना बच्चों? तो 24 एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स इस वाले से पास हो रहा होगा। अगर मैं ये पूछ देता कि इधर वाले से कितना है तो जीरो, पीछे वाले से कितना है जीरो, ऊपर वाले से जीरो, इधर वाले से Q/24, नीचे वाले से Q/24, और आपकी तरफ जो है उससे Q/24। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा मेजर पार्ट है, वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल्स वगैरह को लेकर कुछ पार्ट यहाँ पे किया जाएगा। गॉसेस लॉ का जो इस्तेमाल है उसको कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे।
तो चलो स्टार्ट करके एक बार इसको जल्दी से लिख लो। ये हो गया, इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखो, गॉसेस लॉ जो है बेसिकली आपको याद होगा, कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास, ठीक। इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एक स्फेरिकल शेल, शेल कहने का मतलब अंदर का पार्ट खोखला है। आप इसको, जब भी कोई कंडक्टर होगा तो हमेशा ध्यान में रखना कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अंदर नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। चलो इससे पहले मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी थोड़ा सा डील कर दूं आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। मान लो कि हमारे पास किसी भी शेप का कंडक्टर है, एनी टाइप ऑफ शेप, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि कंडक्टर है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? रैंडमली। तो आपको ये भी पता है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स भी होंगे वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटॉन्स लैटिस के साथ बंधे हुए न्यूक्लियस में होंगे, ठीक, वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली चारों तरफ मूव कर रहे होंगे। तो नेट चार्ज इसके अंदर में कितना है बताओ तो? जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन को नेट चार्ज, ऑलवेज जीरो। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? इसका मतलब कि अगर मैं कोई सा भी गॉसियन सरफेस इसके अंदर ले लूं, किसी भी शेप का एक गॉसियन सरफेस ले लिया जाए, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में नेट चार्ज क्या होगा, चाहे वो छोटा से छोटा गॉसियन सरफेस लो या बड़ा से बड़ा गॉसियन सरफेस लो, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज क्या होगा, हमेशा जीरो। तो आपको पता है गॉसेस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, हो क्या है ना। और जब ये चार्ज इनक्लोज ही जीरो हो गया, मतलब नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। नेट फ्लक्स जीरो होने का मतलब याद करो कि इसको हम ऐसे भी लिखते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस या डी ए लिखो, जो भी लिखना चाहो, इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके पास एरिया है, ठीक, एरिया वेक्टर भी है। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका मतलब कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हमेशा ध्यान में रखना कि कंडक्टर की ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी होती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो एंड नेट चार्ज इंक्लूड एनी गॉसियन सरफेस, चाहे वो गॉसियन सरफेस बिल्कुल इस सरफेस के करीब से तुम लेकर जाओ या फिर एक छोटा सा ले लो, कहीं से भी कुछ भी कंसीडर कर लो, उसके अगर में नेट चार्ज इंक्लोज हमेशा जीरो होगा। और ये तुम नेट चार्ज इंक्लोज क्या हो गया, जीरो हो गया। इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमेशा जीरो होगी। अगर आपने इसको कोई भी चार्ज दे दिया, तो चार्ज मान लो कि एक्सटर्नली बाहर से, ठीक, तो ये इस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे नेट चार्ज इंक्लोज जीरो होगा, अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये बातें हमें पता है। समझ में आ गई बात? तो ये जो चार्ज होगा वो किसी भी हालत में अंदर नहीं आएगा, वो इस सरफेस पे इस तरीके से यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो सिग्मा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे, मान लो कि ये जो छोटा सा पार्ट जो देख लो, ये छोटा सा पार्ट जिस भी सर्कल का पार्ट होता, उस सर्कल की रेडियस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये देखो, ये वाला जो पार्ट जो देख लो, इसको एक्सटेंड करो, तो ये सर्कल का पार्ट हो गया। तो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट कहीं भी देखो, जैसे ये देखो, ये एक छोटे से सर्कल का पार्ट है ना, ऐसा कुछ एक सर्कल का पार्ट यहाँ पे होगा। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कब, तो यहाँ पे जो चार्ज होंगे ना काफी क्लोजली ऐसे पैक्ड होंगे इस तरीके से। समझ में आ गया? जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, वहां पे चार्ज की डेंसिटी कम, मतलब चार्ज दूर दूर होंगे। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, वहां पे चार्ज काफी करीब होंगे। बस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ताकि अंदर के किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो हमेशा जीरो हो और इस प्रॉपर्टी को मेंटेन रखी जाए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, तो जो चार्ज है वो इसके अंदर नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? क्लियर है इतनी? तो जो भी एक्सटर्नल चार्ज आप पे करोगे वो सारे के सारे उस सरफेस के ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर? और किस तरीके से एक्यूमुलेट है को आपको प्रॉपर्टी पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या की द ब्यूटी ऑफ कंडक्टर। इसलिए बोलते हैं ना कि कंडक्टर हमेशा शील्ड होता है। मतलब कोई भी
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव जो डिवाइस है उसको इनसाइड द कंडक्टर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वहां मिले नहीं और वो खराब ना हो, वरना वो क्या करेगा, हर टाइम ऐसे अगर मान लो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो फ्लक्चुएट करता रहता, थोड़ी देर में खराब हो जाता। इसीलिए कोई भी डिवाइस जो है वो कंडक्टर के अंदर में रखा जाता। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जब भी थंडर स्टॉर्म वगैरह हो रहा हो, आजकल बारिशों का टाइम है, आप बाहर निकल रहे हो, मान लो कि रास्ते में बारिश हो गई, आप अपने फोर व्हीलर से हो, तो आप अपने फोर व्हीलर के ऊपर रहिए। क्यों? उसके सॉरी ऊपर बोल रहा हूँ, फोर व्हीलर के अंदर में रहिए। क्यों? क्योंकि फोर व्हीलर की जो सरफेस है वो मेटल की बनी हुई है। तो अगर थंडर स्टॉर्म ऊपर से आकर गिरा, अगर मान लो कि व्हीकल के ऊपर गिरा भी, ठीक, तो वो थंडर स्टॉर्म है क्या? चार्जेस का फ्लो फ्रॉम बादल टू आवर अर्थ, यही तो होता है बेसिकली। ठीक, तो वो पूरी चार्जेस जो है ना, वो पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर एकोमोलेट हो जाएगा। मतलब हमारे हमारी जो कार है उसके ऊपर एकोमोलेट होगा, वो अंदर नहीं आएगा, आ पाएगा। क्लियर है? तो हम अंदर अगर बैठे हैं तो हम उस शॉक से बच जाएंगे। क्लियरली बात समझ में? दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब आप बिल्कुल शील्ड हो, आपके ऊपर चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। चार्ज उस मेटल सरफेस के ऊपर, मतलब कार के ऊपर या व्हीकल के अंदर में तुम्हारी सरफेस के ऊपर आकर एकोमोलेट हो जाएगी। ठीक है, और वो फिर पहिए के जरिए तुम्हारा कहाँ पे चला जाएगा? अर्थ के अंदर हम बच जाएंगे। समझ में आ गया? इसलिए कभी भी बाहर निकलना, और अगर फोर व्हीलर से निकल रहे हो, ठीक, तो अपने व्हीकल्स के अंदर रहो, बाहर मत रहो। ठीक, बाहर रहोगे तो हम तो खुद ही एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो आसानी से हमारे अंदर से घुस के वो अर्थ में चली जा सकती है। अर्थ में जाने का तो बस उसको रास्ता चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक, वो उसको जाना है। लेकिन कंडक्टर के इनसाइड रहोगे तो हमेशा उससे बचे रहोगे। so that is called electrostatic shielding, that is the beauty of conductor। ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब हम बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जैसे यहाँ देखो, मान लो कि अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू शेल, कंडक्टिंग शेल। जब भी कंडक्टर बोला जाए तो चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज जो होगा उसके आउटर सरफेस पे ही होगा, और आउटर सरफेस पे होगा तो हम उसके कारण हमेशा, चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो या हॉलो कंडक्टर हो, इनसाइड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखना जीरो बोला जाएगा। आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग अभी देख लेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है, हॉलो है, सॉलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको देखो बहुत प्यारे, सब जितने भी केसेस हैं इसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। निकालो, यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग कभी कोई चार्ज सरफेस पे ही होगा, अंदर में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर सिंपली, मतलब वो सॉलिड हो या हॉलो हो एक ही बात है। क्लियर? तो मैंने मान लिया कि इसको चार्ज हमने क्यू दे दिया, ठीक, सबका डेरिवेशन सेम है तो इसको बहुत ध्यान से देखो। तो क्यू चार्ज जैसे ही आपने किया, वो पूरी की पूरी जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे एक्युमुलेट हो गई। क्योंकि ये स्फीयर है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि हर सेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे इसके रेडियस आर है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि क्योंकि ये कंडक्टर है, क्लियर, तो हर एक चार्ज जो सरफेस पे है, अंदर में नेट चार्ज इंक्लूड क्या है? जीरो है। चाहे मान लो कि इस पॉइंट पे निकालना हो तो यहाँ से पास होकर वह गॉसियन सरफेस बना लो। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना नेट चार्ज जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होनी चाहिए? जीरो। मतलब इस पॉइंट के डिस्टेंस में यहाँ से एक्स मान लूं, और एक्स अगर रेडियस से कम है, मतलब इनसाइड पॉइंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फॉर एक्स लेस देन आर। क्लियर? अच्छा, अब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आर के लिए यहाँ ना हो कि कहीं यहाँ बाहर को ले लिया मैंने, तो बाहर से पास होकर वो मैंने एक गॉसियन सरफेस ऐसे बना लिया। एक चीज और ध्यान से देखो, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है तो सारे लाइन ऐसे बाहर निकल रहे होंगे इस तरीके से, याद रखना ये सारे लाइन इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे बाहर निकल रहे होंगे। क्लियर? ठीक, तो इसी इलेक्ट्रिक लाइंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शेयर लिया है ताकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं भी छोटा सा पार्ट लोगे उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, यहाँ अगर वो वही पॉइंट अगर यहाँ एरिया यहाँ पे होता है तो देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि एंगल हर पॉइंट पे सेम। याद करो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी आप यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे होगे, जब भी इंटीग्रेशन आपको करना है, ई डॉट डी एस लिखना है, आपको लिखना है ना, ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा जाएगा। तो ई डॉट डी ए चार्ज इनक्लोज भी निकालना पड़ेगा। लेकिन याद रखना है इसको इंटीग्रेट करने से पहले क्या क्या मैंने आपको बताई थी कि ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करो जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जो हो वो हमेशा सेम रहे, ताकि हम कॉस थीटा को बाहर निकाल ले, ई को बाहर निकाल ले, और डीए का इंटीग्रेशन सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस लिख के हम लोग, ठीक है, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कांस्टेंट डीए कॉस 0 डिग्री है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे कहीं भी अगर एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड अवे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों का हर जगह एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ देखो एंगल 0 डिग्री का मतलब इस पूरे के पूरे ये जो स्फेरिकल आपने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, cos 0 इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल। अच्छा अब एक चीज देखो, गॉसियन सरफेस कौन सा है बेटा, ये पूरी गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर में हमारा स्फेयर ही आ रहा है, और स्फेयर पे चार्ज कितना है, क्यू। तो हम क्या बोलेंगे कि गॉसियन सरफेस के अंदर में जब पूरा स्फेयर ही आ रहा है तो स्फेयर पे जितना चार्ज होगा उतना चार्ज इनक्लोज है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कि ई बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डी ए क्या होता है, ये देखो ये छोटा सा पार्ट। तो ऐसे जितने भी पार्ट्स यहाँ से ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो एरिया आप जो डी ए बनाओगे इन सबको ऐड करोगे क्या मिलेगा, बताओ बताओ, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो कितना हो जाएगा, मान लो कि ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है वो एक्स रेडियस का है, तो सरफेस एरिया आपको पता है ना, 4πr²। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, क्लियर, ई मल्टीप्लाइड बाई 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देखो क्यू बाई 4πε0r²। तो देखो कोई ये क्या 1/4πε0 को के लिखते हैं, तो के क्यू बाई r², ठीक है। ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये तो एक पॉइंट चार्ज के कारण है ना। मतलब अगर ये क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई r²। देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही रिजम्बल हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी रेडियस मैंने क्या मानी थी, आर मान लो, ठीक है। अच्छा एक्स लिया ना, एक्स ले लो, ये एक्स है, तब तो ये आ जाएगा x²। तो यहाँ क्या आ जाएगा x², ये कितना आ गया x², ठीक है। इसका मतलब इस सरफेस पे या आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप सिंपली क्या करो, इस पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लो। तरीका बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, मैं बस तरीका बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखने का कि अगर स्फेयर के सरफेस या उसके बाहर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर कर लो। सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई r², क्लियर, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, देखो वही आया है हमारा, ठीक। मतलब x की वैल्यू अगर r से ज्यादा या इसके इक्वल है तो फॉर्मूला इज के क्यू बाई r², ठीक है। याद रखने का तरीका कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और अगर पॉइंट बाहर लाई कर रही है या सरफेस पे लाई कर रही है तो आप पूरे चार्ज को सेंटर पे लेकर आओ, और जिस पॉइंट पे निकालनी है सेंटर से वो डिस्टेंस देख लो, ठीक है, और के क्यू बाई r² लिख लो, बस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को बोलते हैं। अगर ग्राफ ड्रॉ करने को बोल दिया जाए तो ये देखो ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, देखो कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का एक ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, ये 0 आ गया। अच्छा सरफेस पे कितना हो जाएगा, देखो तो एक्स, आर को स्मॉल यहाँ पे रख लो, एक्स लिख लो, इसको एक्स को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आर लिख लिया तो के क्यू बाई कैपिटल r²। तो मान लो कि ये वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक के क्यू बाई कैपिटल r²। अब इसके बाद देखो है ना, यहाँ x का इनवर्सली x² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगा, मतलब इनफाइनाइट पे जाके 0। समझ में आके बात, पूरी बात क्लियर हो गई है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर और उसके बाद एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक्स जब इनफाइनाइट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नोट कर लो एक बार जल्दी से। लिख लिया लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया कि एक कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग होता, तो अगर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है तब तो बिल्कुल सेम रिजल्ट, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उस केस में कैसे निकालेंगे। तो लिख लो, टॉपिक लिख लो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो अब इसको जो चार्ज दोगे वो चार्ज इसके सरफेस पे भी होगा, अंदर भी होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टर है। ठीक, उसमें को अंदर में नेट चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए, नेट चार्ज तो हो ही सकता है। तो आप ऐसा मान लो कि ये पूरा का पूरा जो नॉन कंडक्टर है ये पूरा इस चार्ज क्यू से बना हुआ है, तो वो पूरी चार्ज अंदर में और बाहर की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, तो कैसे लिखोगे, क्या लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, अगर इस स्फीयर की रेडियस आर है तो जिस वॉल्यूम में चाहिए पाई आर क्यू, यही है ना रो, समझ में आ गया। तो किस वन इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमें चाहिए अंदर के पॉइंट पे और बाहर के पॉइंट पे। ठीक है, तो बाहर के पॉइंट पे अगर निकालने जाओ, ठीक, तो ये बिल्कुल वही होगा जो पिछले केस में। देखो अगर मैं यहाँ से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लूं ऐसा, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, मान लो कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है, क्लियर। तो तुम्हें पता है कि जब एक्स देखो, एक्स इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ एक्स फिक्स्ड होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो फिक्स्ड होगी। तो हम क्या लिखेंगे गॉसेस लॉ से, ई मल्टीप्लाइड भी अगेन जो पिछले केस में किया था 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे बाहर निकल रही होंगी, इस तरीके से पूरे स्पेस में ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही होंगी, हर जगह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे कुछ बाहर निकल रही होंगी। क्योंकि तुम्हें पता है कि किसी भी जगह पे देखोगी ये इसका एरिया वेक्टर देख रहे हो ना, कहीं भी चले जाओ एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू सरफेस हो क्या है अवे फ्रॉम द सरफेस। तो देख रहे हो यहाँ पे, तो किसी भी पॉइंट पे जो डीए है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल सेम है। तो सिंपली देखो पिछले ही केस में किया था कि ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई रेडियस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में एक पूरा स्फीयर आया, पूरे स्फीयर पे चार्ज कितनी थी, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया गॉसेस लॉ हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से वही आ गया कि क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ गया ना। मतलब चाहे वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर के किसी पॉइंट पे या सरफेस पे निकालना हो तो आप सारे पॉइंट को, पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसीडर कर लो और सेंटर से जितने डिस्टेंस पे निकालनी है उसका फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर अप्लाई कर लो। ठीक है, ये सिंपल सा रिजल्ट है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। दिस वन इज रिजल्ट फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। इक्वल टू मतलब सरफेस पे, ग्रेटर मतलब उससे बाहर। ठीक है। अच्छा, अगर इसको रो के टर्म में लिखने को बोल दे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो। तो के कितना है देख लो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू देखो कितना है, रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख गया। तो के को तो कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया, रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो कि चार्ज ना दे के वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप खुद से कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, मैंने क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दी है यहाँ पे और सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है तो बस क्यू की वैल्यू को यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख दो। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, आगे चलो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, अब आगे चलते हैं धीरे धीरे।
तो अब ये तो हमने निकाल लिया है बाहर वाले पॉइंट पे। अब अंदर वाले पॉइंट पे आके हैं। सो मान लो कि पॉइंट यहाँ पे है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस एक्स है, तो हम यहाँ से पास होकर हुए गॉसियन सरफेस ऐसे ले लिया, बिल्कुल क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है तो इसलिए एक्सपेयर ले रहे हैं बार बार। तो सवाल ये कि जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट था ये वाला ई डॉट डी ए, इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये जो पार्ट था इसको आप कैसे लिखोगे बताओ तो जरा, बोलो बोलो, इसको कैसे लिखोगे। ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन को अगेन फिर से वही आएगा ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने, अच्छा आर की जगह पे एक्स लिख लो, आर भी लिख सकते हैं, मुझे हैबिट आर लिखने की है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो मैंने एक्स मान लिया है इसलिए एक्स के टर्म में लिखना है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। तो यहाँ देखो बेसिकली है क्या, तुम्हें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल्ड बाहर है, ये भी बाहर है, तो दोनों के बीच का एंगल cos 0, तो cos 0 1 होता है, वो भी चला गया। इलेक्ट्रोफिल्ड कांस्टेंट है क्योंकि सर मैंने ऐसा लिया ही ये गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस एक्स है, तो एक्स फिक्स मतलब इलेक्ट्रोफिल्ड का मैग्नीट्यूड फिक्स, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिल्ड कांस्टेंट को बाहर निकला तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना आ जाएगा, डी ए मतलब सरफेस एरिया, मतलब डी ए मतलब छोटा सा जो पार्ट इसके सरफेस से उसको ऐड सरफेस इस वाले की सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी बता दो, 4 पाई मल्टीप्लाई की जो इसकी रेडियस है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। तो अब यहाँ पे पंगा है, क्यों, क्योंकि क्यू चार्ज तो इस पूरे में, तो इतने में कितना है, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा। तो ऐसे केस में ना ये रो वाली जो टर्म जो मैंने लिखी थी वो बड़ा काम आता है। जैसे रो क्या था, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, है ना, यही था रो, क्लियर। आप इसको देखो ये यूनिटरी मेथड भी है, आप बोल सकते हो कि इस पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो इतने से वॉल्यूम में कितना है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता है इसकी इस स्फीयर की रेडियस कितनी है एक्स, ठीक। अच्छा इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है आर, तो ये देखो ये बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज घुसा हुआ है, ठीक, समझ में आ गया। तो इतने में हमें फाइंड करना है, तो 4/3 पाई एक्स क्यूब इसमें कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई एक्स क्यूब, देख लो इसी को बोल के है ना रो, देखो यहाँ पे है ना, तो रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो चार्ज भी निकल गया। अब अगर रो गिवन है तो डायरेक्टली इस रो को ये जो वॉल्यूम देख रहे हो ना इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ये देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो चार्ज इनक्लोज इज क्यू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करो जरा, देखो तो इलेक्ट्रोफिल्ड कितना आ गया, क्यू एक्स क्यूब, अच्छा एक्स स्क्वायर और ने एक्स स्क्वायर को गायब कर दिया, एक रह गया यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ये देखो ये के आ गया, तो के क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी भी पॉइंट पे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के साथ है। तो सेंटर पे कितना होगा, देखो एक्स को जीरो कर दो, सेंटर से अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, जीरो कर दो, तो कितना आ गया जीरो करके ये इलेक्ट्रोफिल्ड जीरो, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर पे इलेक्ट्रोफिल्ड कितनी होगी, जीरो, ठीक। बाहर किसी सेंटर से बाहर किसी भी पॉइंट पे अप टू जब तक आप इसके सरफेस पे ना पहुंच जाओ, ये फॉर्मूला है। इसके बाद सरफेस एंड उसके बाद जो फॉर्मूला था वो क्या था, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा। अगर आपके अच्छा इसको रो के टर्म में लिख लो वहाँ पे क्यू को देख यहाँ पे गिवन है, वो आप यहाँ से भी लिख सकते थे डायरेक्टली, लेकिन चलो यहीं से लिख लेते हैं कि एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब की, इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, देखो मैंने ये वैल्यू प्लेस कर दी क्यू की, तो ये आर क्यूब गायब। अच्छा के को ऐसे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 4 पाई से 4 पाई गायब, थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं, तो रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये क्या है, सिंपल चार्ज के टर्म में, ठीक। अब चाहे जो भी कंडीशन रहा हो बेटा, ये पूरी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसके यहाँ पे देखो, अगर आपको ग्राफ बनाना हो एक्स वर्सेज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो देखो तो जरा कि जब तक हम यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचे, मतलब यहाँ तक पहुंचे, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, कहाँ गया ये रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है बेटा,
ऐसा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और उसके बाद एक फॉर्मूला क्या था याद करो, पिछले सेक्शन में कर दिया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोफील्ड वर्सेस एक्स का ये ग्राफ है, ये आपको पता है अच्छे तरीके से। क्लियर, नोट कर लो एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे तरीके से लिख लो। हो गया, लिख लिया है सबने। अब तो ये हमने सीख लिया है स्फीयर के कारण। अब इसी की वजह से पोटेंशियल भी निकालना आप सीख जाओगे। पोटेंशियल भी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है बेटा। ये जो पार्ट जो हम देख रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है यहाँ पे, अब पोटेंशियल पे निकाल कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पता है अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो यहाँ रख के उसको इंटीग्रेट कर लो, चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, और अगर पोटेंशियल पता हो तो उसको आर के रिलेटिव डिफरेंशिएट कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, मतलब हायर से लोअर की तरफ। ये भी आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी आ गई, माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल आर। देखो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, यहाँ देखो यहाँ माइनस कर है ना। तो आप अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ध्यान से सोचो, जब आप यहाँ से चलकर यहाँ पे गए, कुछ डिस्टेंस डेल्टा आर आपने कवर किया, तो यहाँ देखो इसकी मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, चलो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, सिंपली मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ ताकि आप माइनस साइन को समझ पाओ। तो ये डेल्टा भी बेसिकली क्या है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल है ना। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। और देखो इसके पहले माइनस है ना। तो ये जब नेगेटिव होगा, ये जो चेंज इन पोटेंशियल जो है नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब अगर ये पॉइंट 1 है तो V1 जो होगा वो V2 से ज्यादा होगा। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तभी तो इनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। समझ में आ गई बात, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो अभी जो आपने लिखा है, अभी जो हमने किया था उसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया। मान लो कि कंडक्टर के केस में
अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, समझो जरा, तो पोटेंशियल कैसे यहाँ पे कंसीडर करो, मान लो कि इस जगह पे पोटेंशियल, हमें किसी इस जगह पे पोटेंशियल निकालनी है, ठीक, बाहर के पॉइंट पे, ठीक, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ये है हमारा केस, ठीक, इसकी वजह से निकालना है हमें, समझ में आ गया। अब जैसे कि मान लो कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से एक डिस्टेंस पे ये है और यहाँ से चलकर हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, समझ में आगे बात, यही करते हैं ना, पोटेंशियल को याद है आपको, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वो उतनी ही होगी जितना चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाकर यहाँ प्लेस करने में वर्क करना पड़ा होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही को बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जगह पर। तो हर केस में कोशिश करना कि अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, इनफाइनाइट की पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं, फिर यहाँ से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को उठाकर इनफाइनाइट पे लेके चले जाओ, वर्क कैलकुलेट कर लो, वर्क को चार्ज टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, तुम्हें यहाँ की पोटेंशियल पता चल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। वो ऐसे भी तुम्हें पता है कि बाहर वाला, अभी आपने सीखा भी तो कि अगर पूरी की पूरी, मान लो कि पॉइंट अगर यहाँ पे है या इससे बाहर है, तो उस केस में क्या होता है, पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया, ठीक। अब सेंटर पे जब कंसंट्रेट हो गया तो ये पॉइंट चार्ज, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाई आर, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, इलेक्ट्रोफिल कितनी होगी, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाई एक्स। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना इतनी बात, तो ये तो कोई बहुत डिफिकल्ट बात है नहीं, मतलब पोटेंशियल जो होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख रहे हैं, इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स होगा, कब, जब एक्स की वैल्यू रेडियस से ज्यादा या उसके बराबर है, मतलब पॉइंट सरफेस पे हो या उससे बाहर हो। तो पोटेंशियल एक्स सरफेस कितना हो गया, तो हम एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, आर, ये हो गया जब एक्स की वैल्यू आर हो गया, यहाँ से इक्वलिटी हटा देता हूँ मैं। अब सवाल है कि अंदर कितना होगा, तो इनसाइड पॉइंट पे निकालना है हमें, तो इनसाइड पॉइंट पे कैसे निकालेंगे बेटा, सोच तो जरा, यहाँ की पोटेंशियल हमें पता है, तो मान लो कि हम यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंच गए इधर की तरफ, ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे निकालनी है हमें पोटेंशियल वी, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब सोचो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफील्ड क्या होता है, याद है, जीरो, कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे तो हमेशा इलेक्ट्रोफील्ड जीरो होता है, तो जब ये इलेक्ट्रोफील्ड जीरो हो गया तो dv इज इक्वल टू जीरो आ गया, dv इक्वल टू जीरो मतलब v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, और ये जीरो कहाँ तक था, यहाँ से चलकर यहाँ तक, है ना, मतलब v इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब v इक्वल टू vs, ठीक, या फिर ऐसे लिख लो, इसमें अगर कंफ्यूजन हो गई तुम्हें तो इसको हटा दो, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक गए हैं, v से vs तक गए हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, vs माइनस v इक्वल टू जीरो, तो v इक्वल टू vs। इसका मतलब कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो एग्जैक्टली जितना सरफेस पे है उसी के बराबर होगा, समझ में आया। हमेशा ध्यान रखना, इस बात को याद रखना, बहुत क्वेश्चन आया कि और नीट में पूछा गया है इसके ऊपर, ठीक है ना, और लगभग हर साल पूछा भी जाता है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या क्या बात है आपको याद है, अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, तो उसके अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा, किसी भी अंदर के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, चाहे वो सेंटर हो या कहीं भी चले जाओ, इस पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना उसके सरफेस पे, और सरफेस पे कितना होता है कि क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्यू क्या है, जो हमने चार्ज इसको दिया था, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और बाहर वाले पॉइंट पे के क्यू बाई एक्स, देखो तो ये कितना आ गया बाहर वाले पॉइंट पे, के क्यू अपॉन एक्स, कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर, सब वो तो लिख ही दिया था, तो ये कितना आ गया, जब एक्स की वैल्यू लेस देन आर हो, मतलब पोटेंशियल इक्वल टू एट द सरफेस। जी बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, जब मतलब रट जाओ इस पार्ट को, ठीक है, जब भी कहीं कंडक्टर दिखे और अगर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछी जाए, वो पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे होना चाहिए था, समझ में आगे बात, क्लियर है यहाँ पे, या फिर सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना अंदर के किसी पॉइंट पे होना चाहिए था, एक ही बात है, तो समझ में आ गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है पोटेंशियल को लेके, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, लिखो लिखो इसको। हो गया, लिख लिया है, अब चलो आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर ना ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे। अब जैसे देखो,
इस पॉइंट को मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन क्या कर देगा, ऐसा बोल देगा कि हमारे पास ये स्फीयर है और दो कंसेंट्रिक सेल है, मान लो क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने कंपटीशन में देखा होगा, चाहे वो नीट हो चाहे जेईई हो। ठीक, इसको चार्ज दे दिया हमने, क्या दे दूं मैं, चलो इसको Q1 दे दिया, इसको Q2 दे दिया और इसको Q3 दे दिया। समझ में आ गया, क्लियर। और आपसे पूछा गया बताओ इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी है, यहाँ की पोटेंशियल बताओ 1 पे, 2 पे, और इस पॉइंट की पोटेंशियल बताओ 3 पे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के बताओ कितना होगा। तो क्या बातें ध्यान में रखनी है कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के कारण अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे। तो सरफेस पे कितना होता है कि Q डिवाइडेड बाई उस स्फीयर की रेडियस, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट पे कैसा होता है, जैसे पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया, समझ में आ गई बात। और सेंटर से दिखने की डिस्टेंस तो वो पॉइंट है KQ बाई दैट डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ कर जाएंगे। जैसे मान लो कि ये पॉइंट तो मैंने सरफेस पे ले लिया, कुछ पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये पॉइंट है C, इसका सेंटर O है, ठीक है। हर जगह पे निकाल के मैं दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले, अच्छा चलो एक पॉइंट इसके साथ नाइंसाफी क्यों हूँ, ABC है तो इसको D मान लेते हैं। तो सबसे पहले D पॉइंट पे लिखते हैं। अब डी पॉइंट देखो, जितने भी स्फीयर है ना उन सबका इनर पॉइंट है। इस छोटे वाले का, इसका रेडियस ले लो, ये रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है और इसकी रेडियस मान लो C, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है इसका भी अंदर का पॉइंट है, इसका भी अंदर का पॉइंट है और बड़े वाले का भी अंदर का पॉइंट है। तो इस पे जो पोटेंशियल होगा इन तीनों के कारण वो कितना होगा, जितना इसके सरफेस पे होना चाहिए था इसकी वजह से, ठीक। तो सरफेस पे कितनी होगी, पहले Q1 के कारण निकालते हैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, Q1 की वजह से के Q1 डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस, मतलब इसकी वजह से इसके सरफेस पे कितना होगा के Q1 बाई इसकी रेडियस E, उतना ही तो अंदर के पॉइंट पे होगा, लिख दिया। अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से यहाँ पे कितनी होगी, उतनी ही जितनी इस पॉइंट पे होती। तो वो कितनी है के Q2 बाई, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बताओ, रेडियस उसकी B, प्लस के Q3 बाई, ऐसे ही लिखेंगे। अब चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ लिखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये वीडियो लिख लिया। अच्छा V1 कितना हो जाएगा बता दो, बता, बोलो बोलो, सब लोग बोलो। देखो ये जो 1 पॉइंट है वो कौन सा है, इस स्फीयर के ऊपर है, तो ये सरफेस के ऊपर है, तो उसके कारण कितना हो गया के क्यूब अपॉन E, ठीक है। अच्छा देखो इस वाले स्फीयर का ये अंदर का पॉइंट है, तो यहाँ पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा, जितना इसके सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे कितना होगा के उस पे चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस, प्लस इसका भी अंदर का ही पॉइंट है तो कितना हो जाएगा के Q3 बाई उसकी रेडियस, ठीक है। ये V1 आ गया, मैंने यही तो बोला था कि 1 पे पोटेंशियल और अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, देखो सेम आ गया, है ना। चलो 2 पॉइंट पे लिखते हैं। अच्छा 2 पॉइंट से पहले A है, ये रहा A, तो V एट A लिखते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे कितना आ जाएगा, बोलो बोलो। देखो ये जो ए पॉइंट है इस वाले स्फीयर का बाहर वाला पॉइंट है, तो ये पूरा चार्ज कहाँ पे आ गया, सेंटर पे। तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, ओ ए, ठीक। तो क्या लिखेंगे के Q1 डिवाइडेड बाई ओ ए, है ना। जो मैंने बोला है उसको याद रखो। ये पॉइंट कैसा है, इस वाले शेल का बाहरी पॉइंट है, मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर पे। और सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, ओ ए। तो के, ये चार्ज सेंटर पे कितना आया है, Q1 डिवाइडेड बाई ओ ए, ये लिख दिया प्लस, इसके कारण हो गया। अब इसके कारण देखो, इस वाले स्फीयर का ए जो है अंदर वाला पॉइंट है, तो ए पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगी उतनी ही होगी जितनी इसके सरफेस पे होनी चाहिए थी। तो सरफेस पे कितनी है उसकी वजह से के Q2 बाई डी, और सी के कारण भी वही है क्यू Q3 बाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखो वी ए लिख दिया। अच्छा अब V2 लिखते हैं, V2 कितना हो जाएगा, देखो V2 इसके ऊपर है, तो ये 2 पॉइंट इस स्फीयर का बाहर का पॉइंट है ना। तो जरा देखो, तो ये पूरा चार्ज कैसा होगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, देखो कि ये B है ना, तो क्या लिखेंगे के Q1 अपॉन बी, प्लस देखो इसका तो ये सरफेस ही है, तो इसकी वजह से के Q2 बाई उसकी रेडियस, ठीक, प्लस और इस वाले बड़े वाले का ये इनर पॉइंट है, तो वो तो
सरफेस के ऊपर ही लिखना है उसके ऊपर ही होगा। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा वी क्यों लिख दिया, वी बी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो बी पॉइंट जो है इन दोनों स्फीयर का बाहर वाला पॉइंट है ना, तो इन दोनों स्फीयर का चार्ज सेंटर पे आ गया, तो टोटल चार्ज सेंटर पे कितना हो गया Q1 प्लस Q2। अब उससे ये कितने डिस्टेंस पे है OB, तो क्या लिख देंगे कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई OB, जो भी डिस्टेंस वो रख देना, क्वेश्चन में गिवन होगा वो, क्लियर है। प्लस क्या लिख देंगे, देखो ये बी जो है इसका अभी भी अंदर का पॉइंट है, तो जो अंदर का पॉइंट है इसका मतलब कि इस पे उतनी ही पोटेंशियल होगी इसकी वजह से जितना इसके सरफेस पे होता, तो सरफेस पे कितना होता कि Q3 बाई, क्लियर है। अब उसी तरीके से V3 लिखना होगा, वो कितना होगा बताओ, एक ही बात है, इन दोनों की वजह से देखो यहाँ पे इन दोनों का ये जो 3 पॉइंट है जो बाहर का पॉइंट है ना, तो ये पूरी चार सेंटर पे आ गई, तो कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ से देखो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी है C है, C प्लस के Q3 बाई, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये तो इसका स्फीयर का सरफेस ही है। अच्छा अच्छा VC लिखना होता तो कितना आ जाता बताओ, देखो ये C जो पॉइंट है इन तीनों स्फीयर से बाहर है, मतलब इन तीनों स्फीयर की चार्ज सेंटर पे लेकर आ जाओ, तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अब सेंटर से देखो तो उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है OC, प्लेस करके ना हो गया, ये पोटेंशियल आपको लिखना आ गया। और जिस बच्चे को ये लिखना आ जाता है ना, यहीं पे सारा गेम होता है, जिस जिस बच्चे को ये पूरा लिखना आ जाता है इस तरीके से, उससे तो आया हुआ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। सारा कंडीशन तो यही पे है कि कौन किसका अंदर का पॉइंट है, कौन किसका बाहर का पॉइंट है, क्या डिस्टेंस लिया जाए, यही तो पूरी कहानी है इसकी। लोग नोट कर लो अच्छे तरीके से, देख लिया है, समझ में आ गया है सबको, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कि ऐसा कुछ केस है, ये एक स्फीयर है और ये एक बाहर वाला स्फीयर है। हमने क्या किया, देखो क्वेश्चंस की वैरायटीज को मैं तुम्हारे सामने रखा, इसकी रेडियस मान लो कि E है और इसकी रेडियस B, हमने इसको चार्ज Q दे दिया, ठीक, और इसको क्या किया अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब ये कहानी जो है आपको समझ में आनी चाहिए, अर्थ से, अर्थ मतलब इसको बोलते अर्थिंग, अर्थिंग का सेंस क्या होता है, अक्सर बच्चे ये समझ बैठते हैं कि अर्थिंग का जो केस है, अर्थिंग का मतलब होता है चार्ज जीरो, नहीं, अर्थिंग का मतलब होता है पोटेंशियल जीरो, क्यों, क्योंकि देखो ये कंडक्टिंग वायर के जरिए आपने अर्थ से कनेक्ट किया है, और अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है, समझ में आ गई बात। तो जब रेडियस बहुत बड़ा होगा तो फॉर्मूला याद करो तो के क्यू बाई आर उसके सरफेस पे पोटेंशियल होती है तो बेटा, तो जब रेडियस इतना बड़ा हो गया, चार्ज जो है वो माइन्यूट अमाउंट में है, जो भी मान लो कि क्यू चार्ज इसके अंदर गया या यहाँ से बाहर निकला तो वो तो काफी कम होगा, तो आर ज्यादा होने के कारण उसकी पोटेंशियल क्या हो गई जीरो। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी किसी कनेक्टिंग वायर के कारण, अगर कनेक्टिंग वायर के जरिए किसी भी कंडक्टर को अगर आप अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे तो वो उसकी पोटेंशियल को जीरो करेगा, चार्ज जीरो होगा या नहीं होगा ये कंडीशन डिपेंडेंट है, अभी इसमें करके देख लेते हैं, ठीक। तो हम क्या मानेंगे कि इसकी पोटेंशियल जीरो है ना कि चार्ज जीरो है, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। अब जैसे देखो बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे कि भाई इस पे तो क्यू चार्ज था, ठीक है, तो बाय इंडक्शन प्रोसेस इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो अगर मान लो कि यहाँ पे मैं की लगा देता ऐसे और की ओपन है अभी, ठीक, मतलब इसका अभी कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू आ जाता, ठीक है। अब जैसे ही इस की को क्लोज करोगे तो हो सकता है कि ये पूरी चार्ज अर्थ में चली जाए या उतने ही बराबर का नेगेटिव चार्ज ऊपर आकर इसको न्यूट्रलाइज कर जाए, एक ही बात है, सेंस तो एक ही है, ये पूरी चार्ज अर्थ में जाए या उतनी नेगेटिव चार्ज आकर इसे न्यूट्रलाइज कर जाए, ये भी
लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी किस लिए नहीं है? क्योंकि पोटेंशियल जीरो हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि चार्ज भी जीरो हो गया है। ठीक, तो हम इसको बकायदा प्रूफ कर लेते हैं। तो मैं मान लूंगा कि आफ्टर कनेक्शन जैसे ही हुआ ये प्लस क्यू की जगह पे एक्स रह गया, मतलब कुछ चार्ज अंदर गया होगा या कुछ अंदर से बाहर आकर जो भी बचा वो एक्स रह गया। देखो ये बाउंडेड चार्ज है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। पोटेंशियल जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करोगे ये सिर्फ आउटर सरफेस को के साथ छेड़छाड़ करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? आप चाहो कि इसको माइनस क्यू लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब इसको एक काम करो, यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो कर लो। आप चाहो तो इसके ऊपर टोटल चार्ज एक्स मान सकते हो। ठीक है, मतलब माइनस क्यू और जो भी यहाँ एक्स कैस होता है इन पूरे का जो कॉम्बिनेशन होता वो फाइनली हमारे पास एक्स रह गया। ऐसे मैं assume कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट जो है, मान लो कि ये पॉइंट वन है, तो आपको पता है उसको अर्थ से कनेक्ट किया तो वी वन क्या हो गया? जीरो। अब पोटेंशियल आपको लिखना आता है। देखो तो ये वन जो पॉइंट है वो इस स्फीयर का बाहर का पॉइंट है, मतलब ये पूरी चार्ज सेंटर पे आ गई। तो के क्यू डिवाइडेड बाई इससे वो डिस्टेंस कितना है? बी। ये लिखे आपने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है? इस वाले स्फीयर पे एक्स है। तो ये पॉइंट जो है ना इसका कौन सा है? सरफेस वाला पॉइंट है। तो के एक्स डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ठीक, समझ में आ गया। अब मान लो कि कोई बच्चे इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप चाहो कि इसको ऐसे कर लो कि ये माइनस एक्स आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? इस पे एक्स रह गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अच्छा देखो मैं इस क्वेश्चन से मैं लिखता कि एक्स जो है वो माइनस क्यों आया है। अब जाहिर सा बात है तुम देख कर बताओगे कि एक्स क्या था? टोटल चार्ज था, और वो माइनस क्यों आया है और प्लस क्यों यहाँ माइनस क्यों? तो इसके इनर फेस पे है, मतलब आउटर फेस पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब आउटर फेस पे जो चार्ज था वो भी चला गया अर्थ में। ठीक, ये सोचने का तरीका। मान लो कि इसमें दिक्कत भी आ रही है आपको, तो आप ऐसे मान लो कि इधर फेस पे तो माइनस क्यू था ही, इंडक्शन के जरिए यहाँ पे आया। बाहर पे जो भी चार्ज था उसका कुछ फ्रैक्शन जो है अंदर गया बाहर, मतलब अंदर से बाहर आया चार्ज या चार्ज वो अंदर गया, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, वो मैंने मान लिया कि एक्स है। ठीक है, अब उसके लिए देखते हैं तो वो क्या लिख लेंगे। यहाँ पे देखो तो इसके साथ साथ अब यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, इसकी वजह से तो हमने लिख ली यहाँ पे। अब देखो ये देखो ये पूरी चार्ज कितनी आ जाएगी? इसके सरफेस पे है ना, तो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई बी, और एक्स भी यही है, तो के एक्स बाई बी इक्वल टू जीरो। ये पूरी कहानी गायब, तो देखो तो एक्स जीरो आ गया। तो ये वो केस है जिसमें आउटर सरफेस पे जितना चार्ज था, मतलब प्लस क्यू जो चार्ज था वो पूरा का पूरा अर्थ के अंदर चला गया है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया तो क्या बोलोगे कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज गोइंग इनटू द अर्थ इज प्लस क्यू। क्यू प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू था। अगर ये अर्थ से कनेक्ट नहीं होता, अगर ऐसे कनेक्शन नहीं हुई होती तो इस पे तो प्लस क्यू रहता। ठीक, वो तो कनेक्शन होने के बाद हमने ये, मुझे ये कंफर्म नहीं था कि चार्ज जो ये प्लस क्यू है वो पूरा का पूरा चला जाएगा या कुछ पार्ट चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये हमारा मैथमेटिक्स बता रहा है कि पूरी चार्ज जो है अर्थ में चली जाएगी ताकि इसकी पोटेंशियल जीरो हो सके। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस केस में को चलो हमें पता चल गया। ठीक, अगर मान लो कि केस में इसको हटाकर ऐसे हटाकर मैं इसको अब ऐसे कर देता हूँ, देख लेते हैं हम अपना जो काम है उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मान लो कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसको अर्थ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इसको जो चार्ज किया है, मान लो कि इसी को क्यू नॉट चार्ज किया और उसी को इससे अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब बताओ कि यहाँ इस पे चार्ज कितना रह गया? तो पहले चार्ज देखो, बिफोर कनेक्टिंग विद द अर्थ चार्ज इज क्यू नॉट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब जैसे ही अर्थ से आपने इसको कनेक्ट किया उसके बाद क्या होगा? तो मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या चार्ज है, तो मैंने मान लिया कि इसके ऊपर क्यू रह गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर क्यू जीरो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, हमें एक बात तो समझ आ जाएगी कि ये क्यू आ गया। अगर यहाँ क्यू आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस क्यू, और इस पे कितना आ जाएगा? प्लस क्यू आ जाएगा ना, प्लस क्यू। ये आ गया, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है कहानी। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे
सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से क्या करो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल को 0 कर लो और चेक कर लेना क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करते हैं, अब मान लो कि ये जो क्यू चार्ज था इसको न्यूट्रल रखा, इसको क्यू चार्ज दे दिया, अब बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा। तो मुझे नहीं पता, इसको क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे एक्स रह गया, हुआ होगा। देखो यहाँ पे क्यू चार्ज दिया, वो पे इसके आउटर पे इस पे आ गया। ठीक, और इसको जैसे ही आपने कनेक्ट किया, हो सकता है कि कुछ चार्ज अंदर चला गया या अर्थ ने कुछ चार्ज इसको किया होगा। तो मान लो कि इस वाले स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना एक्स है, तो यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी फाइनली 0। तो नेट पोटेंशियल 0 होगी ना बेटा, इसकी वजह से और इसकी वजह से भी 0 हो जाएगा। क्लियर, तो अब ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे बता दो जरा। नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख दोगे इक्वेशन, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल के एक्स बाई ई है ना, और इसका देखो, इसका ये इनर पॉइंट है, तो इसकी वजह से के क्यू बाई बी इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू के गायब माइनस क्यू ए डिवाइडेड बाई बी। देख लो, इस केस में ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट की पोटेंशियल को 0 करने के लिए अर्थ ने इतनी चार्ज सप्लाई की होगी। समझ में आ गई बात। तो देख रहे हो, पहले केस में क्या था कि इसके ऊपर चार्ज 0 हो गया था ताकि उसकी पोटेंशियल को 0 की जा सके। अब यहाँ पे अर्थ ने सप्लाई किया चार्ज को ताकि इसकी पोटेंशियल 0 हो सके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ, जब भी अर्थिंग करो तो आप उस पर चार्ज को 0 मत कर लेना, हमेशा उस पर चार्ज को 0 करने के बजाय पोटेंशियल को 0 कर लेना। और पोटेंशियल का रिलेशन आपको लिखना आता है, देखो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये पूरी कहानी समझ आई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस पे और डिटेल चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि डे आफ्टर टुमारो होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अब तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।